सन यानी जो लेखक थे वो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे और उनके पास ये एक्सेप्शनल एक फ्लेयर था जिसमें वो अपने आसपास की जो सोसाइटी में घटित जो भी घटना हो रही है उसको लेके कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ के बारे में वो लिखते थे। अपने सारे कॉन्ट्राडिक्शन, अपने सारे मतभेद या सारे अपने पैराडॉक्सेस जो भी सोसाइटी में चल रहा है इस पार उस पार एक समय में जो भी चीज़ें घट रही है सोसाइटी में, उन सारे के बारे में आर.सी. हचकिंसन अपने कहानियों में, अपने नॉवेल्स में लिखा करते थे। In The Pace for Living, R.C. Hutchinson captures the agony of a modern man. He brings out how the fast movement of men, things and objects hurt the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children. तो ये जो कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे इन द पेस फॉर लिविंग, इसमें आर.सी. हचकिंसन जो है वो एक आम इंसान की एगनी यानी उनके दर्द को कैप्चर कर रहे हैं, उसके बारे में वो बयां कर रहे हैं। वो बताते हैं कि कैसे इस फास्ट मूवमेंट, जैसे हम आजकल की दुनिया में जो फास्ट मूवमेंट हो रहा है, जो हम तेज़ गति से बढ़ रहे हैं, वो कैसे हमारे जो डेली रूटीन है, हमारे जो दिनचर्या को किस हिसाब से अफेक्ट कर रहा है या हम पे कितना वो अनड्यू प्रेशर, कितना प्रेशर डाल रहा है बेमतलब का, उसके बारे में ये कहानी है। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं हम लोग। आई सॉ प्लेन डबलिन not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town. He was a man of many anxieties. His heart was dicky, his nephew was cheating him, his wife had the fantastic notion of spending £10 on a holiday. तो लेखक कह रहे हैं यानी आर.सी. हचकिंसन कह रहे हैं कि वो एक प्ले देखे थे डबलिन में, काफ़ी आगे नहीं, जिसमें एक चीफ कैरेक्टर जो थे वो एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट यानी एक कॉर्न के मर्चेंट थे। उस कहानी के जो प्रमुख किरदार थे वो ये थे, जो कि एक स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन में रहा करते थे। वो इंसान जो थे उनके पास हमेशा बहुत सारी चिंताएं, एंग्जाइटीज़ रहती थी, उनको दिल की बीमारी थी, उनके नेफ्यू जो था उन पे चीटिंग कर रहा था, उनकी जो बीवी है उनको एक शौक़ था कि हर अपने हॉलीडेज़ में खर्च करने का। Altogether, the pace of life was getting too much for him, and in a moment of despair, he uttered a great cry from the heart. तो उनके जो जीवन में था ये सारी जो चीज़ें थी कुछ ज़्यादा ही तेज़ गति से हो रही थी और वो एकदम उसमें उलझे हुए थे। और उसी बीच वो उठ के चिल्लाते हैं कि दे टेल मी देयर इज़ एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज़ एन 1000 miles an hour, नाउ दैट्स टू फास्ट। तो अचानक से वो ये सारे सोचते हुए एंग्जाइटी के बीच वो चिल्ला के उठते हैं कि यहाँ एक एरोप्लेन होता है जो 1000 माइल प्रति घंटा चल सकता है, ये तो काफ़ी फास्ट है। For me, that was the most enchanting line in the play. The man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation. ये जैसे ही वो लाइन ड्रामा में वो सुनते हैं, लेखक सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो कंप्लेन उस एल्डरली कॉर्न मर्चेंट ने किया वो इस पूरे ड्रामा में कहीं इररेलेवेंट यानी इसका कोई लेना देना इस कहानी से नहीं था। एंड besides being comic, it struck me as a perfect illustration of the way the Irish get at subtle truth by the most unlikely approaches. You saw what the old fool meant. तो वो लेखक कह रहे हैं कि ये कोई कॉमिक टाइमिंग नहीं थी, यानी कोई कॉमेडी का ड्रामा नहीं था, ये एक ऐसा तरीका था जहाँ से आयरिश जो है बारीक जो सच्चाई है जो हमारा सोसाइटी को कैसे अपने ड्रामा में, अपने चीज़ों में उसको ले आके पॉइंट आउट करते हैं। तो अचानक इस सारे बीच में उसका वो कहना कि एक प्लेन जो है 1000 माइल प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है, वो एक छोटी सी बात को दर्शा रहा है कि कैसे आज हम मशीन हो या मशीनरी की वजह से हो, किसी भी कारण हो, हम किस गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो वो राइटर को समझ में आता है कि एक परफेक्ट, एक प्रॉपर, एक बहुत बढ़िया तरीका है आयरिश का, जिससे वो अपने समाज की जो बारीक जो सच्चाई है एक अलग ढंग से पेश करते हैं उसे। Now that I have any dislike of rapid movement myself, I enjoy going in a car at 90 miles an hour so long as I am driving and so long as it is not my car. तो ये कहते हुए लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं कि ये जो तेज़ रफ्तार के बारे में वो बताना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें तेज़ रफ्तार से नफ़रत है। अब वो कहते हैं कि अगर उनको कोई गाड़ी मिले जो 90 माइल प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो उन्हें चलाने में भी उतना ही मज़ा आएगा जब तक कि ये उनका गाड़ी, स्वयं का गाड़ी ना हो, यानी दूसरे की गाड़ी चलाने में उन्हें भी मज़ा आएगा। आई अडोर द मशीन्स दैट हर्ल यू अबाउट एट बैटरसी। टू डाइन इन लंडन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू बी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस।
I admit it excludes all the real pleasures of travel, the sort of fun you get from a country bus in Somerset or Spain. But it gives you a superficial sense of drama. It was a sort of excitement our ancestors had to do without, and we might just as well as accept it gratefully. वो जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे वो कहते हैं कि उन्हें कोई ऐसी रैपिड मूवमेंट यानी जल्दी की जो जल्दबाजी है, जो हड़बड़ी है, वो ऐसा नहीं कर रहे कि उन्हें इससे घृणा है, वो उन्हें पसंद नहीं। वो कहते हैं कि अगर मुझे किसी और की गाड़ी मिली और 90 माइल प्रति घंटा की रफ्तार से मैं चलाऊं तो शायद मुझे भी उतना ही मज़ा आएगा। वो ये भी कहते हैं कि आज जो हमारे पास जो मशीन्स आ रही है, जो मशीनरीज बढ़ रही है, कि हमारे पास ये तकनीक है कि आज हम ट्रैवल कर सकते हैं प्लेन से, कि सुबह का खाना कहीं और खाए, दोपहर का लंच कहीं और करें और डिनर कहीं और करें। हमारे पास आज ये सुविधा है कि हम चाहे डिनर लंदन में करें और अगले दिन लंच जो है वो न्यूयॉर्क में करें। तो ये किसी भी एक व्यक्ति के लिए एक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस है कि वो जगह जगह बहुत ही कम देरी में पहुंच सकता है। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ये जो रियल प्लेजर ऑफ ट्रैवल, जो घूमने का जो असली मज़ा होता है कि हम कहीं से कहीं पहुंचते हैं तो उस बीच सफ़र का मज़ा लेते हैं कि हम किस रास्ते जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। ये जो मज़ा एक कंट्री बस में है, कि जो अपने शहर के बस में ट्रैवल करने में है, एक जगह से दूसरे जगह हर चीज़ का आनंद लेते हुए, वो कहते हैं ये जो रियल प्लेजर है, जो असली में जो मज़ा है, जो शौक़ है, वो हमें इस ट्रैवल में नहीं मिलता है। एक हमें सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा देता है, एक एक्साइटमेंट आता है। ये हमारे एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वजों के पास ये सुविधा नहीं थी कि वो इतनी जल्दी कहीं कहीं ट्रैवल कर सकें। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और हमें ये उतनी ही रेस्पेक्टफुली और ग्रेटफुली एक्सेप्ट करना चाहिए कि उस समय का वक्त अलग था और आज का वक्त भी अलग है। No, where speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of our time tend, as they naturally do, to follow the pace of the machine. यहाँ लेखक कहते हैं कि उनके लिए स्पीड बाधा बन जाता है जब उनको सारी जो मेंटल एक्टिविटीज़ होता है ना, कि टाइम के हिसाब से करो, वो जो टाइम बाउंड हो जाता है कि वो रैपिड मूवमेंट करना पड़ता है, तो वहाँ पे वो कहते हैं, लेखक कहते हैं कि ये जो वक्त हो जाता है, ये जो रफ्तार हो जाती है, उनके लिए अनफ्रेंडली हो जाती है, यानी उनके लायक नहीं रहती है, उन्हें वो तब पसंद नहीं आता है। I speak with prejudice because I belong to the tribe of slow thinkers, those who are cursed with l'esprit de l'escalier, people who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party is over. I am one of those who are guaranteed to get the lowest marks in any intelligence test, because those tests are all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else. वो कहते हैं अपने पूरे होशो आवाज़ में कि वो स्लो थिंकर्स के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। यहाँ ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, यानी वो कहते हैं कि वो जो लोग होते हैं जो धीरे धीमे सोचते हैं, वो उस दल से बिलोंग करते हैं। और वो कहते हैं कि उनके लिए बहुत ही एक बड़ा एक्सपीरियंस है कि वो सारी जो चीज़ों को है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस करते हैं, यानी जो चीज़ें हैं उनके साथ जो घटती है वो उन्हें बहुत ही धीमे समझ आती है। वो कहते हैं कि अगर मैं किसी टेस्ट में बैठूं, तो अगर इंटेलिजेंस का कोई टेस्ट हो तो वहाँ पे मुझे सबसे कम मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये टेस्ट जो है बेसिकली क्या होता है, आपके दिमाग की गति को भांपने के लिए होता है, आपके दिमाग की गति को मापने के लिए होता है कि आप कितना तेज़ क्या रिसीव कर सकते हो, कितना बना सकते हो, और वो इस मामले में अपने आप को बहुत ही कम आंकते हैं। Obviously, we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living. But what I am thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as it is used for enjoyment. वो कहते हैं बेशक हम जो स्लो थिंकर्स हैं, जो अपने आप को वो बताते हुए कहते हैं हम लोग टेरिबली हैंडीकैप्ड है कि हम अगर हमें अपना जीवन गुजर बसर करना है तो उस मामले में हम बहुत ही कमज़ोर हैं, क्योंकि ये चीज़ें समझना, उस हिसाब से काम करना, उतनी रैपिड मूवमेंट में काम करना जिसमें हम समाज के साथ साथ आगे बढ़ सके। लेकिन वो कहते हैं कि एक प्रैक्टिकल यूज़, अपने थोड़ा इन्जॉयमेंट के साथ भी अपने इस दिमाग का, अपने समय का उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इस मामले में, ये सोचने के मामले में, सोच विचार के मामले में वो काफ़ियों से कई पीछे हैं। As an example, when I go to the cinema, I find myself in a hopeless fog, and after 2 or 3 minutes, I have to turn to my wife for enlightenment. वो कहते हैं जैसे मान लीजिए उनका जो ये स्लो प्रोसेस, वो जो स्लो सोचने का वो जो प्रक्रिया है, वो कुछ इस प्रकार चलता है कि वो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कभी मान लीजिए वो सिनेमा देखने जाते हैं तो अचानक 2-3 मिनट बाद वो कंप्लीट फॉग में, यानी कंप्लीट कन्फ्यूजन में चले जाते हैं,
और फिर उन्हें अपनी बीवी से पूछना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है कि क्या चल रहा है. आई विस्पर, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग? And she whispers back, no, there are 3 girls in the film, a tall blonde, a short blonde, and a minimum size brunette. Call them A, B and C. तो वो उनसे पूछते हैं क्या ये लड़की वही लड़की है जिसको हम लोग शुरुआत में देखा था, जो हमें शुरुआत में आई थी, क्या ये वही लड़की है? तो फिर उसकी बीवी जो है, उनकी बीवी जो है वो उन्हें जवाब देती है, नहीं, ये अलग है और वो अलग थी. इस कहानी में टोटल 3 लड़कियाँ थी. तो इस हिसाब से वो बताते हैं, वो बोलती है किसी को ए बुलाओ, किसी को बी बोलो, किसी को सी बोलो. तो इस हिसाब से वो प्रोसेस नहीं कर पाते कि उन्होंने 2 मिनट पहले अभी किसे देखा या क्या कहानी चल रही थी. द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इनडोर्स. वो कहती है कि वो जो हीरो वो इंसान है जो अपना टोपी हटा के वो अंदर आता है. ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स B, C, A इन दैट ऑर्डर. वो कहती है कि वो इस हिसाब से ये जो एक्ट्रेसेस है, किसी को जैसे हमने B माना, किसी को C, किसी को A, वो इस हिसाब से उसके प्यार में पड़ेगा. एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा ही ठीक होता है. There you have a mind which has trained itself to work in high gear, though as a matter of fact it can work in other gears just as well. तो ये एक इंसान का दिमाग है जिसमें उसने ट्रेन किया हुआ है कि वो उतने ही रफ्तार से काम करे. But my point is that most of my fellow patients in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of scene and action. लेकिन वो कहते हैं एक तरफ जहाँ उनको ये चीज़ अडाप्ट करने में, ये चीज़ समझने में देरी होती है, वो कहते हैं उसी सिनेमा घर में बैठ के, सिनेमा हॉल में बैठ के उनके आसपास के जो लोग हैं उनका दिमाग ठीक उसी तरह से बना होता है कि वो ये चीज़ें समझ सकते हैं. उन्हें ये चीज़ समझने में, ये जो बदलाव होता है, या कोई कैरेक्टर आया, कोई दूसरा कैरेक्टर आया, या कोई भी जो रैपिड परिवर्तन हो रहा है, उन्हें वो समझने में लेट नहीं लगती. वो उसके साथ कंफर्टेबली साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं. दे थिंक मच फास्टर दैन पीपल डिड 30 years ago. और आज जो इंसान है वो करीबन 30 साल, मतलब जैसे मान लीजिए कहा जाए कि आज से जो 30 साल 40 साल पहले जो लोग सोचते थे, जो उनके सोचने की रफ्तार होती है, हो सकता है आज हम मशीनरीज देख के इतना सारा जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है आसपास, उसके हिसाब से हमारी सोचने की भी जो शक्ति है वो काफ़ी बढ़ गई है और काफ़ी रैपिड हो गई है. यानी हम अपने चीज़ों को जो है बहुत जल्दी जल्दी सोच के उसको प्रोसेस कर सकते हैं. Possibly because those who do not think fast in the high streets nowadays may not get another chance in this world to think at all. और ये कारण है कि इस रफ्तार के साथ अगर हम कदम से कदम मिलाकर ना चले तो हो सकता है हम काफ़ी पीछे छूट जाए इसके, और इस दुनिया के साथ हम अपनी गति को मैच ना कर सके और हमारी तरक्की रुक जाए. तो यहीं पे वो राइटर कहते हैं कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस हिसाब से हम प्रोसेस कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमारा देश तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, हम उसी रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अपने दिमाग को, अपने आप को उस हिसाब से बनाएं कि ये चीज़ें कैसे कैसे प्रोसेस होती है. आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर कम्प्लीटली समझ आ गया होगा. बताना चाहूँगा जो भी यहाँ पे आपको ग्लॉसरी यानी हार्डवर्ड्स जो भी आपको दिए हुए या जो भी आपको क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे वो सारे आपके ग्रुप में आ जाएंगे. आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, उस सारे ग्रुप में आपको ये क्वेश्चन आंसर, आपके एक्सरसाइज मिल जाएंगे. आप लोग एक बार कम्प्लीटली गो थ्रू करेंगे. साथ ही बताना चाहूँगा कि ग्रामर क्लासेस के लिए बेसिक आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप लोग जैसे 10th के स्टूडेंट्स हैं या 9th 8th, कोई भी इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो हमारे ग्रामर के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जो कि खास डॉक्टर RK सर द्वारा क्रिएटेड है. वो प्लेलिस्ट एकदम इजी वर्ड्स में आप ही लोगों के लिए बनाया हुआ है ताकि आप लोग आसानी से ग्रामर के बेसिक्स को समझ सके. अपना फाउंडेशन जो है आप लोग 9th-10th से ही स्ट्रॉन्ग कर सके, आप लोगों को दिक्कत ना हो आगे चल के. तो आप लोग ज़रूर से वो प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट की लिंक इसमें रहेंगी डिस्क्रिप्शन में. आप लोग प्लेलिस्ट क्लिक करके ग्रामर के वीडियोज़ को व्यू कर सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं. सारी चीज़ें बहुत फाउंडेशन यानी बेसिक तौर पर दिए हुए. तो आशा करता हूँ आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा जहाँ तक मैंने अभी आपको बताया. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों में. ये एक इनिशिएटिव है शिक्षा बिहार. उस इनिशिएटिव के तहत आप लोग जितना हो सके अपने आसपास कलीग्स में, अपने दोस्तों में से शेयर करें. इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहन दें. चलिए, थैंक यू. आज के लिए इतना ही.